नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। वे आज अहमदाबाद में खादी उत्सव में भाग लेंगे और साबरमती नदी तट पर पैदल यात्रियों के लिए अटल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था मौजूदा वित्त वर्ष और अगले वर्ष 7.4% की दर से बढ़ेगी। उच्चतम न्यायालय ने कहा, मुफ्त सेवाएं और सुविधाएं राज्यों को दिवालियेपन की तरफ ले जा सकती हैं। मामला 3 न्यायाधीशों की पीठ को सौंपा। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित आज भारत के प्रधान न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद जम्मू कश्मीर के 5 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने भी पार्टी छोड़ी। नीति आयोग जम्मू कश्मीर में 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करेगा। टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा। भाला फेंक में लुज़ाने डायमंड लीग मीट टाइटल जीता। फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का निलंबन हटाया। भारत अब अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 आज से शुरू। उद्घाटन मैच श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच। समाचार प्रभात में मनोज के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से गुजरात के 2 दिन के दौरे पर जाएंगे। इस दौरान श्री मोदी अहमदाबाद, गांधीनगर और कच्छ में अनेक परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। दौरे के पहले दिन श्री मोदी अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित खादी उत्सव में जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री इसी स्थान से आज अहमदाबाद शहर में साबरमती नदी पर पैदल यात्रियों के लिए अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे। अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर आयोजित खादी उत्सव के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे की शुरुआत होगी। इस ऐतिहासिक समारोह में राज्य भर में से लगभग 7,500 महिला बुनकर हिस्सा लेगी। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री बुनकरों को संबोधित करेंगे। अगले दिन प्रधानमंत्री कच्छ में कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री मोदी कल भुज में 2001 के गुजरात भूकंप में जान गंवाने वाले 13,000 से अधिक लोगों की याद में बनाए गए देश के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री भुज के कच्छ विश्वविद्यालय में एक सभा को भी संबोधित करेंगे। शाम को श्री मोदी गांधीनगर के महात्मा मंदिर में एक समारोह की अध्यक्षता भी करेंगे। अपर्णा खुन, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। गृहमंत्री अमित शाह आज छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण NIA के कार्यालय भवन का उद्घाटन करेंगे। श्री शाह अपने रायपुर दौरे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय सभागार में मोदी एट 20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी विषय पर आयोजित सेमिनार में भी शामिल होंगे। वे रायपुर में कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में पार्टी के प्रदेश कार्यालय में भाजपा नेताओं की एक बैठक की भी अध्यक्षता करेंगे। उच्चतम न्यायालय ने महसूस किया है कि राजनीतिक दलों द्वारा मुफ्त सेवाएं और सुविधाएं घोषित किए जाने से राज्यों की अर्थव्यवस्था के दिवालिया होने की प्रबल आशंका है। सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश NV रमणा की अध्यक्षता में एक पीठ ने कहा कि उपहार के रूप में सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करने से ऐसी स्थिति आ सकती है जिसमें धन की कमी की वजह से राज्य सरकारें बुनियादी सुविधाएं भी प्रदान नहीं कर पाएंगी। पीठ के अन्य सदस्यों ने न्यायमूर्ति हिमा कोहली और CT रवि कुमार शामिल थे। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि सरकारें ये सौगात करदाताओं के धन का इस्तेमाल करके प्रदान करती हैं और इनका मकसद पार्टी की लोकप्रियता तथा चुनावी संभावनाएं बढ़ाना होता है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि विभिन्न पक्षों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर कोई ठोस आदेश पारित करने से पहले उनकी व्यापक सुनवाई करने की आवश्यकता है। न्यायालय ने मुफ्त सेवाओं के खिलाफ दी गई दलीलें 3 न्यायाधीशों की पीठ को सौंप दी हैं। इस मामले की अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद होगी। उच्चतम न्यायालय ने ये आदेश अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय और अन्य लोगों की याचिका पर जारी किया। उन्होंने चुनाव में मतदाता को लुभाने के लिए मुफ्त सुविधाएं और सेवाएं देने की प्रथा का विरोध भी किया। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित आज भारत के प्रधान न्यायाधीश का पद ग्रहण करेंगे।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें राष्ट्रपति भवन में पद की शपथ दिलाएंगी। वे भारत के 49वें प्रधान न्यायाधीश होंगे और सेवानिवृत्त हुए न्यायमूर्ति NV रमणा का स्थान लेंगे। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित का कार्यकाल 74 दिन का होगा, जो औसत कार्यकाल से कम है। न्यायमूर्ति ललित ने पहले कुछ ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं और वे प्रधान न्यायाधीश के रूप में अपने कार्यकाल में कुछ प्रमुख मामलों को भी निपटाएंगे। पूर्व में वे 3 तलाक मामले में ऐतिहासिक निर्णय में शामिल रहे हैं। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित ने विधि महाविद्यालय मुंबई से पढ़ाई की और आपराधिक कानून में विशेषज्ञता प्राप्त की। वे 1985 तक बॉम्बे उच्च न्यायालय में रहे और वर्ष 1986 में दिल्ली आए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि वर्तमान वित्तीय वर्ष और अगले वर्ष भी भारतीय अर्थव्यवस्था 7.4% की दर से बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने अनुमान व्यक्त किया है कि अगले 2 वित्त वर्षों में भारत की आर्थिक वृद्धि सबसे तेज होगी। उनके ये अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमानों से मेल खाते हैं। मुंबई में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्रीमती सीतारमण ने कहा कि भारत नए निवेश आकर्षित कर रहा है। उन्होंने कहा कि वैश्विक स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है, ऐसे में अभी कोई जोखिम उठाने का सही समय नहीं है। मुफ्त सुविधाओं और सेवाओं के मुद्दे पर श्रीमती सीतारमण ने कहा कि इस बारे में व्यापक बहस कराने की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि राजनीतिक दलों को चुनाव से पहले वायदे करते समय खर्च के बजट प्रावधानों का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि उपहारों का बोझ अन्य संस्थाओं पर नहीं डाला जाना चाहिए। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग ने देश भर में 40 महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की है। इसमें पर्यावरण मंत्रालय और रेल मंत्रालय से संबंधित मुद्दे समाधान के लिए सूचीबद्ध किए गए थे। इनमें वे 11 परियोजनाएं भी शामिल हैं, जिनकी समीक्षा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रगति कार्यक्रम के अंतर्गत की गई थी। इसके अलावा कई गतिशक्ति उच्च प्रभाव परियोजनाएं भी इनमें शामिल हैं। बैठक में पर्यावरण मंत्रालय और रेल मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी रही। इसमें वन संबंधी मंजूरी देने, रेलवे की भूमि के इस्तेमाल और मार्ग का अधिकार जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई। दोनों मंत्रालयों ने मुद्दों के समाधान के लिए समयबद्ध कार्यक्रम प्रस्तुत किया। उद्योग और आंतरिक संवर्धन विभाग के विशेष सचिव ने 40 परियोजनाओं से संबंधित 57 मुद्दों की समीक्षा की। ये परियोजनाएं करीब 3,37,000 करोड़ रुपए लागत की है। विशेष सचिव ने परियोजनाओं के समय पर पूरा किए जाने के महत्व पर भी बल दिया। उन्होंने केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के बीच समन्वय की भूमिका भी उजागर की, ताकि सामाजिक आर्थिक महत्व की परियोजनाओं में देरी न हो। समाचार कक्ष से फरहत नाज। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने स्वच्छता अभियान के दूसरे चरण की तैयारियों की कल समीक्षा की। यह अभियान 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक चलेगा। सरकार ने इस दौरान पिछले वर्ष चलाए गए अभियान की ही तरह केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में लंबित मामलों के निपटान के लिए विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। इसके अंतर्गत मंत्रालयों, विभागों और उनसे संबंधित कार्यालयों के अलावा इनके दिल्ली से बाहर के कार्यालयों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। कैबिनेट सचिव ने केंद्र सरकार के सभी सचिवों को पत्र लिखकर इस अभियान की सफलता के लिए व्यक्तिगत रूप से इससे जुड़ने को कहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल नई दिल्ली में तंजानिया की रक्षा और राष्ट्रीय सेवा मंत्री डॉक्टर स्टेरगोमेना लॉरेंस टैक्स के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। बैठक के बाद श्री सिंह ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा और सैन्य सहयोग को प्रोत्साहन देने की असीम संभावनाएं हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले दशकों में भी भारत तंजानिया साझेदारी प्रगाढ़ होती रहेगी। दोनों नेताओं ने भारत तंजानिया रक्षा संबंधों के सभी आयामों की समीक्षा की। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत और तंजानिया के समान रणनीतिक हित है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में तंजानिया की रक्षा और राष्ट्रीय सेवा मंत्री डॉक्टर स्टेरगोमेना लॉरेंस का स्वागत किया। उन्होंने तीनों सेनाओं के गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। उन्होंने नई दिल्ली में राष्ट्रीय समर स्मारक पर वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। डॉक्टर स्टेरगोमेना हैदराबाद भी जाएंगी। वे भारतीय रक्षा उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से बातचीत करेंगी। उनका मेडक में आयुध कारखाने और हैदराबाद में भारत डायनामिक्स लिमिटेड और जेन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड भी जाने का कार्यक्रम है।
स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने स्वास्थ्य सेवा उद्योग से महिलाओं के स्वास्थ्य का दायरा विस्तृत करने का अनुरोध किया है। भारतीय उद्योग परिसंघ के कार्यक्रम को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मांडविया ने कहा कि सरकार आयुष्मान भारत स्वास्थ्य आधारभूत संरचना को और बेहतर बनाने पर काम कर रही है। इस बीच राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 211 करोड़ 36 लाख टीके लगाए जा चुके हैं। कल 21 लाख से अधिक टीके लगाए गए। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 98.5% है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। खुजली झटपट दूर करे, मोहे जालिम लोशन, वही नाम वही काम, कुछ भी नहीं बदला। चर्म रोगों का दुश्मन जालिम लोशन। उपभोक्ताओं के लिए आवश्यक सूचना। 5 लाख रुपए तक की वस्तुओं या सेवाओं के मूल्य के लिए उपभोक्ता आयोग में उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने के लिए कोई शुल्क नहीं है। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। जागो ग्राहक जागो। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। वे आज अहमदाबाद में खादी उत्सव में भाग लेंगे और साबरमती नदी तट पर पैदल यात्रियों के लिए अटल सेतु का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था मौजूदा वित्त वर्ष और अगले वर्ष 7.4% की दर से बढ़ेगी। उच्चतम न्यायालय ने कहा, मुफ्त सेवाएं और सुविधाएं राज्यों को दिवालियेपन की तरफ ले जा सकती हैं। मामला 3 न्यायाधीशों की पीठ को सौंपा। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित आज भारत के प्रधान न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद जम्मू कश्मीर के 5 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने भी पार्टी छोड़ी। नीति आयोग जम्मू और कश्मीर में 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करेगा। टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा। भाला फेंक में लॉजेन डायमंड लीग मीट टाइटल जीता। फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का निलंबन हटाया। भारत अब अंडर 17 महिला विश्व कप की मेजबानी करेगा। और एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 आज से शुरू। उद्घाटन मैच श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच। मुट्ठी भर अंग्रेज और हमारे विशाल देश पर राज करने का स्वप्न देख रहे हैं, पर हम इनके स्वप्न को चकनाचूर कर देंगे। निकल पड़े स्वाधीनता के पथ भाले, स्वतंत्रता संग्राम की सुनी अनसुनी कहानियों के साथ स्वराज हर रविवार रात 9 बजे डीडी नेशनल पर। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गुलाम नबी आजाद के कल कांग्रेस से त्यागपत्र देने के बाद जम्मू कश्मीर के 5 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं और पूर्व विधायकों ने उनके प्रति निष्ठा व्यक्त करते हुए पार्टी से त्यागपत्र दे दिया है। त्यागपत्र में श्री आजाद ने राहुल गांधी पर पार्टी की परामर्श व्यवस्था को ध्वस्त करने का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर के कांग्रेस नेता गुलाम मोहम्मद सरूरी, हाजी अब्दुल रशीद, मोहम्मद अमीन भट्ट, गुलजार अहमद वानी, चौधरी अकरम मोहम्मद और सलमान निजामी ने गुलाम नबी आजाद के समर्थन में पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। श्री आजाद के नेतृत्व पर फर्जी आंतरिक चुनाव के नाम पर पार्टी में धोखाधड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि रिमोट कंट्रोल मॉडल ने कांग्रेस की संस्थागत सत्यनिष्ठा को बर्बाद कर दिया है। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि सभी निर्णय या तो राहुल गांधी या सुरक्षा गार्ड और निजी सहायकों तक द्वारा भी लिए जा रहे हैं। श्री आजाद ने कहा कि सभी वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को दरकिनार कर दिया गया था और गैर अनुभवी चापलूसों की नई मंडली द्वारा पार्टी संचालित की जाने लगी है। अटल नवाचार मिशन AIM और नीति आयोग जम्मू और कश्मीर के उच्चतर विद्यालयों के विद्यार्थियों में नवाचार को बढ़ावा देने के लिए 500 से अधिक अटल टिंकरिंग लैब की स्थापना करेंगे। अटल टिंकरिंग लैब पूरे भारत में उच्चतर विद्यालयों के विद्यार्थियों के बीच नवाचार की मानसिकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किया गया महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। इसका लक्ष्य 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को नवाचार के वातावरण में भारत के विभिन्न जनसांख्यिकी लाभ पहुंचाना है।
जम्मू कश्मीर के विद्यार्थियों के बीच नवाचारी और रचनात्मक मानसिकता को बढ़ावा देने के लिए अगले कुछ वर्षों में जम्मू कश्मीर के विद्यालयों में 500 से ज्यादा लैब स्थापित करने की आवश्यकता है। टोक्यो ओलंपिक के स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने लुज़ाने डायमंड लीग में 89.08 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ भाला फेंक टाइटल जीत लिया है। नीरज अब प्रतिष्ठित डायमंड लीग जीतने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। नीरज ने डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, जो 7 और 8 सितंबर को ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में होगी। उन्होंने 2023 विश्व चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया है। और अब खेल जगत की कुछ अन्य खबरों के साथ हैं निखिल कुमार। एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट 2022 आज से दुबई में शुरू हो रहा है। इसका उद्घाटन मैच शाम 7:30 बजे से श्रीलंका और अफगानिस्तान के बीच खेला जाएगा। प्रतियोगिता का आयोजन 2020 फॉर्मेट में किया जा रहा है और इसमें 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मौजूदा चैंपियन भारत का मुकाबला कल अपने चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के साथ होगा। फाइनल मैच 11 सितंबर को खेला जाएगा। आकाशवाणी से एशिया कप के सभी मैचों का आंखों देखा हाल FM रेनबो सहित अतिरिक्त मीटरों पर प्रसारित किया जाएगा। उधर टोक्यो में चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी की जोड़ी ने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बनाकर इतिहास रच दिया है। खिताबी मुकाबले में जगह बनाने के लिए अब भारतीय जोड़ी का सामना मलेशिया के अरॉन चिया और सोह वुई येक की जोड़ी से होगा। फुटबॉल की बात की जाए तो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ फीफा ने उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रशासनिक समिति को भंग करने के बाद अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पर लगा प्रतिबंध हटा लिया है। इस निर्णय से 11 से 30 अक्टूबर तक होने वाले अंडर 17 महिला विश्व कप के आयोजन की मेजबानी का रास्ता साफ हो गया है। इस बीच डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में जमशेदपुर FC ने FC गोवा को 1-0 से हरा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गुरुवार को गेहूं निर्यात नीति में संशोधन को मंजूरी दे दी। सुर्खियों में सवेरे में आज हम लेकर आए हैं गेहूं के आटे पर निर्यात पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ रंजीत मेहता और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गेहूं के आटे के निर्यात पर रोक लगाने के लिए एक नीति में बदलाव करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस मंजूरी के बाद गेहूं के आटे का निर्यात प्रतिबंधित किया जा सकेगा। डॉक्टर मेहता, भारत में पिछले साल के मुकाबले हम देखें तो आटे की कीमतों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है और इसके पीछे जो आर्थिक विशेषज्ञ कारण बताते हैं कि एक तो विश्व स्तर पर बढ़ती गेहूं की मांग है और दूसरा कि मई महीने में गेहूं के एक्सपोर्ट पर जो सरकार ने रोक लगाने का निर्णय लिया उसके बाद हमने देखा कि बढ़ोतरी देखी गई है गेहूं के आटे के मामले में। तो आटे जैसे जरूरी खाद्यान्न को लेकर इस समय में सरकार का ये फैसला किस तरह से अहमियत रखता है? जो ये सरकार ने निर्णय लिया है गेहूं के आटे का निर्यात पे जो रोक लगाई है वो एक बहुत जरूरी कदम था, क्योंकि अगर आप अगर अप्रैल से जुलाई इस साल की फिगर्स देखें तो आटे के निर्यात में करीब 200% की बढ़ोतरी हो गई थी, जिसकी वजह से जो हमारे अपना मार्केट था देश में आटे की कीमतों में करीब 4 से 5% की बढ़ोतरी हो गई थी। और हमारे देश का जो पहला लक्ष्य ये है कि जो हम देश में फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करें। देश में अगर आटे की कीमतें बढ़ेंगी तो निर्यात करने की वजह से, निर्यात का कारण भी ये हो रहा था क्योंकि इंडिया से लोग बहुत ज्यादा इंपोर्ट करने लगे, क्योंकि जो आप देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से जो कि करीब 25% सप्लाई जो है रशिया और यूरोप करते हैं आपके अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, वहां पे सप्लाई चेन डिस्टर्ब होने की वजह से इंडिया से एक्सपोर्ट काफी बढ़ गया था। और उस एक्सपोर्ट के बढ़ने से जो देश में हमारे आटे की कीमतों और इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा था, तो इस महंगाई दर को कंट्रोल करने के लिए ये बहुत जरूरी था कि सरकार इस तरह का निर्णय ले। भारत में जब जन कल्याण योजनाओं की हम बात करते हैं तो उसमें खाद्य सुरक्षा को प्राथमिकता पर रखा जाता है और खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत हम जानते हैं कि गेहूं, चावल और अन्य जरूरी चीजों का पीडीएस के जरिए बड़ी मात्रा में वितरण किया जाता है। और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, जिसमें कि देश के 80 करोड़ लाभार्थियों को गेहूं चावल वितरित किया गया है। तो भारत की जो खाद्य सुरक्षा के लिहाज से गेहूं एक अहम खाद्यान्न है, इसलिए देश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित रहे, इस लिहाज से
पहले गेहूं मई महीने में और अब आटे को लेकर निर्णय लिए गए हैं, तो देश की जो अपनी मांग है, खासतौर पर खाद्य सुरक्षा की मांग, उसको लेकर थोड़ा सा विस्तार से समझना चाहेंगे, ये कैसे अहम स्वीकृति है? बिजनेस एक अलग चीज है, एक्सपोर्ट अलग है, निर्यात डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन निर्यात हमारे देश के आम आदमी की जरूरतों की कॉस्ट पे नहीं हो सकता। इसीलिए सरकार ने जो देश के आम आदमी जो कि गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो कि एक सामान्य वर्ग है, उनको महत्वपूर्ण स्थान देते हुए इस निर्यात पे रोक लगाई है। हमें ये भी देखना है कि सबसे पहले जो फूड सिक्योरिटी है हमारे देश के लिए वो बहुत जरूरी है। अगर हम ये नहीं करते तो देश में जो कीमतें हैं और एक सामान्य वर्ग के लिए जो ग्रामीण क्षेत्रों में है वो कीमतें बढ़ती जाती, और ये आटे का सिर्फ सामान्य लोगों पे ही नहीं है, इसका और भी इम्पैक्ट है कि कई ऐसी चीजें जो कि आटे से बनती हैं उन सब पे ही प्राइस में इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे जो है महंगाई बढ़ेगी। ओवरऑल सरकार का ये भी एक लक्ष्य है कि किस तरह से महंगाई दर को कंट्रोल किया जाए, इन्फ्लेशन के रेट को डाउन किया जाए। तो ये एक ओवर आर्चिंग जो एक लक्ष्य लेते हुए ये डिसीजन मेरे ख्याल से बहुत जरूरी था, और यूक्रेन और रशिया की वॉर की वजह से मैक्सिमम लोग जो है इंडिया से इंपोर्ट करने लगे, और इसमें ये भी हो रहा था कि जो हाईएस्ट बिडिंग नेशन है उसको गेहूं दिया जा रहा था, तो जिससे कि एक ओवरऑल एक सामाजिक जो एक आवश्यकता है हमारे देश की, उसको ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूँ ये फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण है सरकार का, ये बहुत जरूरी था। खाद्य तेल को लेकर भी सरकार ने मई महीने में अहम निर्णय लिए, जबकि हमने देखा कि खाद्य तेल की कीमतें बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। और हम गेहूं के आटे की बात करें तो पिछले साल के मुकाबले गेहूं के आटे की कीमतों में, चाहे वो खुदरा कीमतें हों, उसमें 15 से 20% की बढ़ोतरी हुई है। तो क्या जो महंगाई है खासतौर पर खाद्य वस्तुओं को लेकर सरकार का इस कड़ी में ये भी एक अहम निर्णय है? बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हमारा जो इन्फ्लेशन है उसमें जो फूड इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा एक योगदान रहता है, क्योंकि खाना एक ऐसी चीज है जो कि हमारे जो है 140 करोड़ लोगों की रोज की जरूरतों को ध्यान में रखना है सबसे पहले। इसी दिशा में ये कदम बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आफ्टर ऑल हमें ये देखना है कि जो हमारे देश की फूड सिक्योरिटी है, आम आदमी की तो जरूरतें हैं, उसको पूरा करना, एक सामाजिक जो न्याय करना, उसको पूरा करना एक बहुत जरूरी है। डॉक्टर रंजीत मेहता, कार्यक्रम में आप जुड़े, इस विषय पर विस्तार से आपने विश्लेषण दिया, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से देश भर के नागरिकों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की यात्रा का वर्णन करता है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ की आज की कड़ी में हम आपके लिए 1999 के करगिल युद्ध की महत्वपूर्ण विजय गाथा लेकर आए हैं। आजादी के 52 वर्षों के बाद भारत पाकिस्तान के बीच वर्ष 1999 में करगिल युद्ध लड़ा गया था। 1999 में लाहौर घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर के तुरंत बाद पाकिस्तानी सेना की ओर से भारतीय नियंत्रण रेखा में घुसपैठ की गई और भारतीय सेना के खाली चौकियों को कब्जा करने के बाद दोनों देशों के बीच ये युद्ध हुआ। पाकिस्तान की इस घुसपैठ का मकसद सियाचिन ग्लेशियर पर भारतीय सेना की टुकड़ियों को हटाना और कश्मीर तथा लद्दाख के संपर्क को तोड़ना था। 3 मई 1999 को सभी घुसपैठियों को सीमा पार खदेड़ दिया गया। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान को स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान की फौज भारतीय सीमा से वापस नहीं जाती है तो भारत कोई भी सख्त कदम उठा सकता है। हम शांति चाहते हैं, ये तो दुनिया ने देखा। अब दुनिया ये देखेगी कि हम शांति की रक्षा के लिए अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन कर सकते हैं। लड़ाई के परिणाम के बारे में भी मेरे मन में कोई संदेह नहीं है। हमारी विजय निश्चित है और हम विजयी होकर दिखाएंगे। 26 मई को भारतीय वायुसेना ने पहला हमला किया। इसके बाद घुसपैठियों को भारतीय क्षेत्र से बाहर करने के लिए ऑपरेशन विजय शुरू किया गया।
ये लड़ाई ऊंची दुर्गम पहाड़ियों के बीच कई समस्याओं का सामना करते हुए लड़ी गई। भारतीय सेना को देश की वायुसेना का भी सहयोग मिला और इस तरह ऊंची पहाड़ी वाले क्षेत्रों को पाकिस्तानी सेना के कब्जे से मुक्त कराया गया। NH-1A राजमार्ग को भी इस घुसपैठ से मुक्त करा गया था। 2 महीने की लंबी लड़ाई के बाद 26 जुलाई 1999 को इस युद्ध का अंत हुआ। भारत तभी से इस ऐतिहासिक विजय को हर वर्ष 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस के रूप में मनाता है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ सुनने के लिए बने रहें आकाशवाणी समाचार के साथ। आकाशवाणी समाचार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम अभ्यास की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य इन परीक्षाओं की तैयारी में विद्यार्थियों और अन्य अभ्यर्थियों की मदद करना है। अभ्यास की ये कड़ी आज रात 9:30 बजे आकाशवाणी के 100.1 FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित की जाएगी। न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी इसे आप सुन सकते हैं। अभ्यास की अगली कड़ी 3 सितंबर को प्रसारित होगी। इस कड़ी का विषय होगा भूगोल। विद्यार्थी अपने प्रश्न व्हाट्सएप नंबर 9289094044 या abhyas.air@gmail.com पर भेज सकते हैं। और मनोज, अब आप बताएं कि आज के समाचार पत्रों में क्या विशेष है। जी चंद्रिका, कांग्रेस के असंतुष्ट नेता गुलाम नबी आजाद के पार्टी से त्याग पत्र देने की खबर आज के अखबारों की सुर्खी बनी है। कांग्रेस अध्यक्ष को लिखे गए 5 पन्ने की पत्र की चर्चा भी अखबारों ने विस्तार से की है। हरी भूमि का अनुमान है अध्यक्ष के चुनाव से पहले बिखर सकती है कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका ने इसे कांग्रेस को झटके पर झटका बताया है। अमर उजाला के शब्द हैं, इस्तीफे में झलका आजाद का दर्द। जनसत्ता लिखता है, कांग्रेस ने जवाब दिया, त्याग पत्र में दर्ज बातें तथ्यहीन। झारखंड विधानसभा और दिल्ली विधानसभा की कल की गतिविधियों पर भी सभी अखबारों की नजर है। जनसत्ता ने लिखा है, विधायक पद से सोरेन अयोग्य। चुनाव आयोग की सिफारिश पर आज फैसला कर सकते हैं राज्यपाल। इधर दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र में 40 मिनट तक आमने सामने रहा सत्ता पक्ष और विपक्ष। लिखता है अमर उजाला, लोक सत्य ने रक्षा मंत्री के इस बयान को अहमियत दी है कि वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, भारत अब कमजोर नहीं रहा। हिंदुस्तान ने कल मुख्य न्यायाधीश NV रमणा की सेवानिवृत्ति के अवसर पर उनके अदालतों पर लंबित मामलों पर चिंता व्यक्त करने को बड़ी सुर्खी बनाया है। हरिभूमि ने रमणा के इस बयान को पहले पन्ने पर दिया है कि अभी भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें न्यायिक मदद की बहुत जरूरत है। राजस्थान पत्रिका ने लंबित मामले बड़ी चुनौती शीर्षक से लिखा है, देश ने पहली बार सर्वोच्च अदालत की लाइव कार्रवाई देखी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन के इस बयान को अखबारों ने पहले पन्ने पर दिया है। इस साल 7.4% की दर से GDP बढ़ेगी। जनसत्ता ने वित्त मंत्री के हवाले से ही शीर्षक दिया है, वृद्धि पटरी पर लेकिन सतर्कता जरूरी। राष्ट्रीय सहारा की खबर है, सबसे ज्यादा फर्जी विश्वविद्यालय देश की राजधानी दिल्ली में। हर साल UGC सूची जारी करती है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। नवभारत टाइम्स की पहली खबर है, 51,000 बच्चों ने प्रधानमंत्री को लिखी चिट्ठी, सस्ती और अच्छी के साथ ही खेती से जुड़े शिक्षा को बढ़ावा देने को कहा। लोक सत्य ने एक वैश्विक सर्वेक्षण के हवाले से लिखा है, नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बने। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और ब्रिटेन के जॉनसन पीछे रहे। हरी भूमि ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी, मैक्सिको के राष्ट्रपति दूसरे और इटली के प्रधानमंत्री तीसरे नंबर पर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिन के गुजरात दौरे पर रहेंगे। वे आज अहमदाबाद में खादी उत्सव में भाग लेंगे और साबरमती नदी तट पर पैदल यात्रियों के लिए अटल ब्रिज का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, भारतीय अर्थव्यवस्था मौजूदा वित्त वर्ष और अगले वर्ष 7.4% की दर से बढ़ेगी। उच्चतम न्यायालय ने कहा, मुफ्त सेवाएं और सुविधाएं राज्यों को दिवालियेपन की तरफ ले जा सकती हैं। मामला 3 न्यायाधीशों की पीठ को सौंपा। न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित आज भारत के प्रधान न्यायाधीश पद की शपथ लेंगे। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद जम्मू कश्मीर के 5 वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं ने भी पार्टी छोड़ी। नीति आयोग जम्मू कश्मीर में 500 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करेगा। टोक्यो ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने इतिहास रचा। भाला फेंक में लाजन डायमंड लीग मीट टाइटल जीता।
फीफा ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का निलंबन हटाया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।